अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8 और मैं हूं सिद्रा मीर। नाजरीन, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन बीगो को फौरी बंद करने का फैसला किया है, जबकि टिकटॉक को भी आखिरी वार्निंग जारी की जा चुकी है। इससे पहले पबजी गेम को भी बंद किया जा चुका है, लेकिन अब सोशल मीडिया सारिफीन की परेशानी में मजीद इजाफा होने जा रहा है, क्योंकि अब बारी मुमकिना तौर पर यूट्यूब की आने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर काबिल एतराज मवाद का नोटिस ले लिया। जस्टिस काजी अमीन ने बरहमी का इजहार करते हुए इस्तफसार किया कि क्या विफाकी तहकीकाती इदारे FIA और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने देखा है कि यूट्यूब पर क्या हो रहा है। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे खानदानों को नहीं बख्श रहे हैं और जजेस को शर्मिंदा किया जाता है, और तो और यूट्यूब पर कोई चाचा तो कोई मामा बनकर बैठा है। उन्होंने मजीद कहा कि कल हमने फैसला दिया और वो यूट्यूब पर आना शुरू हो गया। आखिर इसका इख्तिताम तो होना है, हम तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं। उनका मजीद ये भी कहना था कि हमारी कारकर्दगी और फैसलों पर आवाम को बात करने का हक है। हमें इजहार आज़ादी राय से कोई मसला नहीं, मगर निजी जिंदगी का हक भी हमें आइन देता है। इस दौरान PTA हुकाम ने जवाब दिया कि हम इनफरादी मवाद को हटा नहीं सकते, सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं। इसी पर विफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने पाकिस्तान में इंटरनेट ऐप्स पर पाबंदी लगाने के फैसले पर बरहमी का इजहार किया, और इस हवाले से एक ट्वीट के जरिए फवाद चौधरी ने यह कहा कि अदालतें और PTA मॉरल पुलिसिंग और इंटरनेट ऐप्स पर पाबंदी आयद करने के मामले से दूर रहें, क्योंकि ये सोच पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और उसके फरोग को तबाह कर देगी। इसके अलावा दीगर अहम मौज़ूआत आज के शो में, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काबिल एतराज मवाद का नोटिस ले लिया। सोशल मीडिया सारिफीन की तशवीश बढ़ रही है। प्रोग्राम में इस मामले पर तफसील से बात करेंगे। बिलावल भुट्टो ने चेयरमैन नैब से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। सियासी माहौल भी गर्मा दिया। सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आगाज में जिक्र अफसोसनाक वाक़े का। जमीन फटी ना आसमान गिरा। कल रात से सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें सफ़ाक बेटा अपनी वालिदा पर वहशियाना तशद्दुद कर रहा है, मुग़ल्लिज़ात बक रहा है। इस बदबख्त की बीवी भी अपने शौहर के साथ शरीके जुर्म है। इस वीडियो ने सारी रात मुझे बेचैन किए रखा। हर आंख जिसने ये सफाकाना मंजर देखा वो खून के आंसू रोई है। मुझ समेत हर शख्स सिर्फ एक ही बात सोच रहा है कि आखिर कैसे कोई इतना शकील कल्ब, बदबख्त, सफ़ाक, बेरहम हो सकता है। ये वही माँ है जिसके लिए सूरह इसरा में वाज़ेह हुक्म है कि वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आओ। अगर उनमें से या दोनों में से तुम्हारे में से कोई सामने बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ तक ना कहो, ना झिड़क कर जवाब दो, बल्कि एहतराम के साथ बात करो। नाज़रीन, उफ बहुत छोटा सा लफ्ज़ है। अगर इससे भी छोटा कोई लफ्ज़ होता तो यकीनन अल्लाह ताला उसे भी मना फरमाते। किसी सहाबी ने अपनी वालिदा को कंधे पर बिठाकर हज करवाया और बाद में आपके हुजूर हाजिर हुआ कि मैंने अपनी वालिदा का हक अदा कर दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सर्दियों की एक रात जब तेरी माँ खुद गीली जगह पर सोई और तुम्हें खुश्क जगह पर सुलाया तो उस एक रात का हक भी नहीं अदा कर सके। अपनी हड्डियों का रस पिलाने वाली, जिंदगी को उलझी ढोरों को सुलझाने वाली, मरते मरते भी जीने की दुआ देने वाली, जिसकी मोहब्बत में कोई गर्ज पोशीदा नहीं है, जिसकी वफाओं का कोई बदला नहीं है, जिसके खुलूस को कभी फना नहीं है, जिसके नाफरमान पर जन्नत हराम है, जिसकी खिदमत में इसके इवज़ जन्नत की लाजवाल नेमतों का वादा है, जिससे बदसलूकी की गुनाह कबीरा शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कितना बदनसीब है वो जिसके वालिदैन जिंदा हों और वो उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर सके। एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने फिर पूछा, उनके बाद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने एक बार फिर पूछा कि उनके बाद? तो आपने फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने एक बार फिर से दोहराया, उसके बाद? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा वालिद, यानी कि माँ काफिर की भी हो तब भी हुस्ने सुलूक का हुक्म है। खालिक ने भी अपनी मोहब्बत की मिसाल दी तो माँ का जिक्र किया।
70 माओं से ज्यादा रहम करने वाली उस हस्ती ने कायनात का हर रंग मां में समो दिया, मगर कितना शकील कब बदबख्त है जिसने अपने वजूद को पैदा करने वाली पर ही हाथ उठा दिया। नाजरीन, तशद्दुद करने वाले नौजवान की अहलिया ने सोशल मीडिया पर आकर वजाहत की कि मेरे शौहर अस्थमा के मरीज हैं, मेरी सास ने उन्हें तशद्दुद पर उकसाया और सास ने मेरी बच्ची और मुझे मारा, तो मेरे शौहर ने सेल्फ डिफेंस में मुझे बचाने के लिए ये कोशिश की। नाज़रीन, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन क्या इस सफाकी की ये वजाहत काफ़ी है? क्या कायनात में कोई भी उज़र अपनी माँ पर हाथ उठाने का जवाज़ बन सकता है? इन खातून की बेटी जिसने इस तशद्दुद की वीडियो बनाई, इस वीडियो के एडिटेड होने पर सवाल उठ रहे थे, तो बेटी ने भी हमसे बात की और उसने क्या बताया हमें वो आपको सुनवाते हैं। 3 से 4 बार पहले भी हमारा भाई ऐसे कर चुका है। ये मैंने फिर सबूत के तौर पे बनाई, ये मैं वीडियो वायरल भी ना करती, लेकिन जब पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया तो मजबूरन मुझे ये वायरल करनी पड़ी। गालियाँ कैसे दे रहा है, उसकी बीवी भी आपके सामने है कि वो कैसे उछल के गालियाँ दे रही है मुझे, मेरी माँ को। मैं उसको कह रही हूँ भाई छोड़ दो, लेकिन फिर वो मुझे मारने शुरू हो गया, उसकी बीवी और वो दोनों। फिर उन्होंने हमें वाइपर वगैरह से मारा, फिर उसी वाइपर से मेरी अम्मी ने उसकी गली में निकल के गाड़ी तोड़ी और फिर वो बेहोश हो गई। झूठ बोल रही है कि उसको अस्थमा अटैक हो गया तो उसने फिर तशद्दुद किया। ये आप खुद वीडियो में देख सकते हैं कि अस्थमा अटैक वाला पर्सन इस तरह इतनी एनर्जेटिक होके किसी को मार नहीं सकता। उसको अस्थमा अटैक सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में होता है, गर्मियों में ऐसा कोई मसला नहीं होता। बात करने के लिए गुलनाज बीबी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके बेटे ने उन पर तशद्दुद किया। इसके अलावा मसबी स्कॉलर बिलाल कुतुब साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। गुलनाज बीबी साहिबा, आप पर तशद्दुद की वीडियो वायरल हुई है, हम आपसे सबसे पहले ये मामला जानना चाहेंगे कि असल मामला क्या है? कुछ मसला नहीं था, कोई मसला भी नहीं। बेटा हमेशा गुस्से में ही आता है, मगर मारता शारता नहीं, इस तरह नहीं है। ये सब कुछ बहू ने किया, और क्या। वो तो खाती पीती भी नहीं है। माँ के घर आज 8 दिन हो गए। 12 बजे चली जाती है नाश्ता करके, रात के 12 बजे आती है। मियाँ उसका बड़ा ही खिदमतगुजार और फरमा बरदार मियाँ होता है ना। ज़िंदगी में पहला शौहर ऐसा देखा है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। मेरी दूसरी शादी है तो मुझे नहीं समझ आई कि ये कौन सी फरमा बरदारी है। बच्ची ने सफाइयाँ की, वैक्यूम वगैरह किया, तो इसके कपड़े में निकर शर्ट ऊपर रहेगी, तो कहता जी मेरे कपड़े ने 2 बाना ढूंढ रहा था, बस खाना खा रहा था, रेडीमेड कुछ खाना खा रहा था। मैं ऊपर किसी मैरिज ब्यूरो के वाले से कहीं गई थी और सौदा सर्फ लाया हुआ था, वो संभाल रही थी। ऊपर शोर हुआ, मुझे नहीं पता चला। छोटी ने ऊपर से कपड़े नीचे फेंक दिए, तो कोई मेहमान आए हुए थे। जब मैं आगे गुजरी तो आगे से कहती है मैं तो तेरी माँ को लानत भी नहीं भेजूंगी, तेरी माँ को कुछ कहूँगी भी नहीं, तेरी माँ से मुँह भी नहीं लगाऊंगी, शैतानियत ख़त्म करूँगी। मैंने सुन लिया, मैं नहीं कोई बात की। मैं कमरे में गई तो मैंने 2 दिन पहले मेरे बेटे के साथ टकरा हुआ था। बुध वाले दिन इसकी खाला आई थी रात के 10-11 बजे, इसने मुझे गालियाँ निकाली थी मेरे बेटे ने। तो मैंने कहा था मेरे साथ मुंह ना लगाना। मैं उसके साथ 2 दिन से नहीं बोल रही थी। जब नीचे ये खाना खा रहा था, बस नाराज़ होता है तो खाना छोड़ देता था, नाराज़ी होता है तो ऊपर से खाना खा लेता था। ये लड़की आज हफ्ता 15 दिन से कुछ प्रॉब्लम कर थी। 11-12 तारीख से प्रॉब्लम कर थी, बर्थडे से 11-12 तारीख को मेरी बेटे की बर्थडे हुई। सिंपल वीडियो मेरे पास मौजूद है। ये बैठी हुई है, मामला अच्छा चल रहा था, बस इसको लड़की को कुछ बर्दाश्त ही नहीं है हर लिहाज से। बेटा बहुत अच्छा है, मैं कहूँ कि मैं इल्ज़ाम लगा रही हूँ, सब कुछ बहू ने किया, सब कुछ मामलात इसी ने किया। बेटा 32 साल का बेटा हो गया, आज इन्हीं 2 सालों में क्यों मार रहा है, पहले 28 सालों में क्यों नहीं उसने मुझे बच्चे ने मारा है। कोई शैतानियत नहीं। अब नहीं मुझे पता क्या करते हैं, सब लोग पूछते हैं, बयान लेते हैं, ड्रग्स ले रखा है, ये उसकी बीवी को पता होगा, उसका होता ये शैतानियत इनकी क्या है। मगर ये लड़की औरत है, क्या ये हुकूमत जमा रही है पूरे घर में। कोई प्रॉपर्टी का चक्कर नहीं है, मेरा बेटा कोई लालची नहीं है, ना प्रॉपर्टी का चक्कर है, ना गाड़ी का चक्कर है कुछ। बस कहता है माँ फिट गई कि उसको घर लेके दिया बड़े घर बड़े बेटे ने, तो कहता है माँ फिट गई। बस ये जो बहू की जुबान बोलता है। बस ये हादसा आज नहीं हुआ, ये जनवरी में हुआ। इसने 9 लाख अपने मियाँ से लिया ब्लैकमेल करके। ये पैसों के बहुत अहमियत देती है, इसका खानदान पैसों को अहमियत देता है। मियाँ बीवी के लेन देन होते हैं, मेरा कोई लेन देन मुझे नहीं पता। अच्छा नाज बीबी साहिबा, आपके बेटे ने आप पर ये पहली बार तशद्दुद किया है या इससे पहले भी वो आप पर तशद्दुद कर चुका है? नहीं, इसके कहने पे कई दफा मेरे घर में नहीं भी रहा है ना, फिर भी इसने तशद्दुद किया है। वहां से आके किया, सीढ़ियाँ चढ़ा है, वहां से आके भी मिया। रमजान से 1 हफ्ता पहले, पिछले साल रमजान में 1 हफ्ता पहले 3 मोबाइल। अच्छा नाज साहिबा, आपके कितने बच्चे हैं और लड़ाई झगड़े के बावजूद आप अरसलान के साथ क्यों रहती रही हैं? मेरे 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे मेरे पहले घर से हैं। 97 में तलाक हुई थी, मेरी दूसरी शादी हुई है।
दूसरी शादी से मेरी एक ही बेटी है। पहले घर से मेरे 4 बच्चे थे। 2008 और 8 में मेरी बेटी ने मैट्रिक किया तो मैंने निकाह कर दिया। तो 2010 और 11 में मैंने दोनों बच्चियों की शादियां कर दी। 17 और 18 साल की उम्र में, जो अब 26 और 30 साल की उम्र में है, 2 बच्चों की माएँ हैं। तो दामाद एक सऊदीया होता है, एक इंग्लैंड होता है। बेटा इंग्लैंड गया एजुकेशन वीज़े पे, वहाँ उसकी शादी हुई है। 3 पोते पोतियाँ उधर भी हैं। अरसलान मेरे साथ रहता है। मैंने अरसलान को खुद लेके आई हूँ जनवरी में, रजब 15 रजब से पहले। 4.5 महीने, 5 महीने की वो प्रेगनेंट है और 4.5 महीने मेरे पास हुए हैं। ये अपनी माँ के घर में उठना बैठना इसका है, मेरे घर में नहीं है। आई है तो ये भी एक गेम है। अच्छा नाज साहिबा, हमने एक वीडियो भी देखी है, आपकी बहू ने इल्जाम लगाया कि आप उस पर जुल्म करती थी, क्या ये बात दुरुस्त है? इससे पूछे ना, जुल्म करती थी, क्या जुल्म किया है? कपड़े धो के दिए, बर्तन धो के दिए, आज तक इसने कप नहीं धोया। ये अपने मियाँ को लेके कमरे में रही है। जुल्म क्या हुआ है? जुल्म ये हुआ है कि अगर कोई बात की है तो ये हाथापाई हुई है। 3 दफ़ा अगर मैंने अपने बेटे को बताया, 3 दफ़ा ही, तो मैंने वो शैतानियत भी ख़त्म कर दी थी कि मैं बात भी नहीं करती थी। जुल्म यही है कि इसकी औरत का कोई चीज़ मेरे घर में नहीं है, सब कुछ मेरा अपना है। एक जोड़े में के आई हुई औरत है, एक जोड़े में हुई औरत का क्या कॉन्सेप्ट होगा? एक औरत हुई औरत की क्या इज्जत होगी? मैंने फिर भी इसको इज्जत दी है। ये मुझे नहीं दे सकी, मैंने इसको इज्जत दी है। मेरा बेटा इसके 2 बच्चों की माँ होने वाली है, इसने मुझे इज्जत नहीं दी मगर मैंने इसको दी है। इसकी माँ इसके बाप को इज्जत नहीं दे सकी, तो ये अपने मियाँ को क्या इज्जत देती है? मैं कुछ भी नहीं कहती, जो कहती है सच कहती होगी। ये मोहल्लेदार है और मेरा बेटा सच बता सकता है। आप मेरे बेटे से इंटरव्यू लें कि मैंने इसके पे क्या तशद्दुद किया। नाज साहिबा, क्या आप चाहती हैं कि आपके बेटे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और उसको सजा मिले? बेटे के क्या खिलाफ हो? बहू के खिलाफ हो। बेटा साथ शामिल है, दोनों शामिल है। खाली बेटा ही क्यों? वो तो मेरा बेटा है, वो तो मेरे चोट लगेगी उसको तो मुझे भी चोट लगेगी, मगर इसके कहने पे हो, इसको हो, इसको भी हो, उसको भी हो, ताकि इन्हें पता चले कि एक खानदान क्या चीज होती है। अपनी माँ के घर न रहे, दामाद को भी ले जाए, बात खत्म। जो मेरे बेटे की नहीं बन सकी वो किसकी बनेगी? कोई बात नहीं, मेरे बेटे को एक वक्त आएगा, पता चलेगा, कोई बात नहीं। तो उस वक्त शायद मैं ना हूं, कोई बात, बस मैंने गलतियां की हैं, कोई बात। मैं अच्छी औरत नहीं हूं। अगर मैं अच्छी होती तो मेरा पहले घर बर्बाद होता। मैं अच्छी होती, मेरे 4 बच्चे ना रुलते। मैं अच्छी होती, मुझे ये हरकतें ना होती। अगर मल्लेदार इज्जत करते हैं, लोग इज्जत करते हैं, मुझे मकाम देते हैं, मेरा बेटा क्यों नहीं मुझे मकाम दे सका? जो मेरा बेटा कहता है मेरी माँ ने बड़ी मेहनतें की है, आज इस औरत की वजह से आगे उसने मुझे हाथ उठाया, कोई बात नहीं, मैं जानूँ, मेरा बेटा जाने। ये अल्लाह ताला के पास अमल है, मगर इसको औरतों को मैंने छोड़ना नहीं है। किसी औरत को नहीं छोड़ना जो मियाँ के जरिए अपनी माओ को तशद्दुद कराती है। औरत को नहीं छोड़ना। औरतें, मैं हर माँ को कहती हूँ, हुई लड़की औरत कभी किसी को इज्जत नहीं दे सकती। औरत बहाने डाल के खानदान की लड़कियां कभी किसी को इज्जत नहीं देती। हर माँ को हाथ बांध के कहती हूँ, हर माँ को, हर बेटे को बांध के कहती हूँ, कभी औरतों के पीछे ना बिको बचो, कभी ना बिको। औरतों को कोई तहफ़्फ़ुज़ ना दो। देखो उनको, उनके रवैये देखो, झूठी बात पे कदम ना रखो। बस अपने बेटे को भी यही कहती हूँ, मेरे बच्चे समझ जा, अब भी संभल जा, कोई बात नहीं। और ये मैंने जो कदम उठाया किसी वजह से नहीं उठाया। तूने मुझे मारा, तू मेरा बेटा है, आ गोली मार। मैंने अपनी बहू की वजह से ये कदम उठाया है। गुलनाज बीबी साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, आपने तफसीली गुफ्तगू की। बिलाल कुतुब साहब, मैं बात कर रही थी गुलनाज बीबी साहिबा से, उनकी तफसीली मैंने बात सुनी, लेकिन कुछ अल्फाज जो मेरे कानों में अभी गूंज रहे हैं वो ये हैं कि मैंने जब उनसे पूछा कि आप चाहती हैं कि आपके बेटे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, तो उन्होंने ये कहा कि मेरे बच्चे को चोट लगेगी तो मुझे भी तकलीफ होगी। मैं कैसे ये चाह सकती हूँ कि उसको तकलीफ पहुंचे? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि आपने ये बात बिल्कुल वजह सुनी कि उन्होंने अपने बेटे के बारे में ये कहा, लेकिन उन्होंने अपनी बहू के बारे में ये कहा कि मेरी बहू जो है वो ये सारा काम करवा रही है, लेकिन ना मेरे पास ये गुंजाइश है और मैं यकीन करता हूँ कि मीडिया के पास या किसी के पास भी ये गुंजाइश नहीं है कि वो बहू को एज अ सब्जेक्ट मैटर जो है वो कभी भी डिस्कस कर सके, क्योंकि ये एक ज़िंदा सच्चाई है कि हमारा जो माशरा है ये 2-3 हिस्सों में जिस तरह तकसीम हो चुका हुआ है, उसमें हम एक ज़ुबान जो है वो आदमी के लिए इस्तेमाल
इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वही ज़ुबान जो है वो एक खातून के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी साइनोलॉजी के ऊपर मैं बिल्कुल नहीं जा रहा, लेकिन मेरा एक सवाल है, वो सवाल यह है कि आखिर इस माशरे में 72 सालों के अंदर हमने मजहबी तहजीब पैदा कर दी, तो वो मजहबी तहजीब जो है वो अखलाकी तहजीब को पैदा क्यों नहीं कर सकी? ये इतनी बड़ी नाकामी जो है, इसकी एक जिंदा मिसाल आपके उस इंट्रो ने मुझे मजबूर किया कहने पे कि अबू जहल को देखिए, अबू लहब को देखिए, यजीद को देखिए या शिमर को देखिए, उनके ऊपर आपको कभी तारीख में कोई वाकया नहीं मिलेगा कि वो अपनी उस बदनसीब माँ जो कि कुफर की आला तरीन हालत में भी थी, उसके सीने पे चढ़ के उन्होंने किसी के कहने पे उनके मुंह पे तमाचे और उसके सामने उसको गालियां दी हों। ये माशरा जो इतना जवाल में गया है, इसका सवाल आज ये पैदा होता है कि ये इन्वेस्टिगेशन नहीं मांगता, ये माशरा आज अखलाक, शर्म, हया और गैरत मांग रहा है। वो देने वाला कौन है? आपने 3 गलतियां हम लोगों ने पिछले 20 सालों में की। हमने खानदानी निज़ाम को तोड़ा और इसमें मिंबर भी शामिल था और तरक्की करने के बहाने शामिल थे कि हमें स्प्रेड आउट होना चाहिए। दूसरा, मजहबी और तालीम, कमर्शियल तालीम को हमने कमर्शलाइज कर दिया और इसमें से अखलाकियात को हमने निकाल दिया। तीसरी जो सबसे बुरी चीज मेरे ख्याल में सदफ हुई, अदीब ने अदब को लिखना छोड़ दिया। जब आपका माशरा ना शायरी प्रोड्यूस कर सकता है, ना अदब प्रोड्यूस कर सकता है, ना मजहब प्रोड्यूस कर सकता है, ना अखलाक प्रोड्यूस कर सकता है, तो किसी को तो फिक्र करनी है। इन्वेस्टिगेशन ये नहीं करनी है कि गलत कौन है, सही कौन है। गलती मेरे से हुई है, गलती उन अदारों से हुई है जिनका काम था। मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूं कि कितना बड़ा पॉपुलर फितना हम पैदा कर रहे हैं। आखिर मैं अकेला कफील हूं अपने माँ बाप का, तो मुझे मेरी बीवी कहे कि आप मुझे अलग घर लेकर दें, तो क्या ये इंसाफ होगा? मेरी दानिश में ये इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि मेरी पहली जिम्मेदारी मेरी माँ और मेरे बाप है। लेकिन मिंबर मुझे ये कहता है कि उसका हक है कि आप उसको अलग करके दें। जब आपके वो लोग जो कि सरबराह हैं आपके इंटेलेक्ट के, आपकी जहनी कफालत के, जब वही माशरे में करप्ट हो जाएं, तो माशरे को फिर ठीक करने वाला होगा कौन? इस माशरे का इस वक्त जवाल इसलिए है क्योंकि आज भी मुझे कम से कम उम्मीद नहीं कि आने वाले वक्त में मैं कोई एक ऐसी लीडरशिप, क़यादत देखता हूं, कोई नजरिया देखता हूं जिससे मैं होप कर सकूं कि मेरे बच्चे कम से कम इतने बदनसीब नहीं होंगे। बिलाल साहब, ये वीडियो मैंने देखी, ये वीडियो आपने भी देखी और जो बात आपने फरमाई वो बिल्कुल दुरुस्त फरमाई, लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि क्या कोई भी दुनिया की वजह, कोई भी उज़र, इस तरह जो वीडियो हमने देखी वो नाकाबिले बर्दाश्त भी है, वालिदैन के ऊपर तशद्दुद करने पर उकसा सकती है। और जिस तरह से मुआशरे की बिगाड़ की आप बात कर रहे हैं, अब इस मुआशरे के सुधार के लिए क्या होना चाहिए? इतनी बड़ी बड़ी मिसालें सामने होने के बावजूद भी अगर वालिदैन की इज्जत नहीं कर पाते ये बच्चे, तो फिर आगे किस तरह से सुधार आ सकता है? सदर देखिए, मैं जिस उम्र के हिस्से में हूं, मैं इस शौक को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि जब कोविड-19 आपके दरवाजे पे मौत बन के खड़ा हो, आपने दरवाज़ा खोलना है और मर जाना है। इसके बावजूद आपने ब्लैकमेलिंग देखी, आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ी देखी, आपने 500 की दवाई को 5 लाख रुपए का देखा। हम तो मौत से नहीं डरते, ये माशरा माँ से डरने वाला कैसे है? मेरे ख्याल में एक रोमांटिसिज्म है कि हम ये कह रहे हैं कि हम ठीक कैसे होंगे। हम ठीक नहीं होंगे। मेरे ख्याल में सबसे पहला सच तो ये है। उसकी एक वजह आपको बताऊं, अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल ने कहा कि क़यामत की निशानी यह है कि जब माएँ बेटियों के हाथों जलील होना शुरू हो जाएं, क़यामत का इंतजार करना। जब बेटियां अपने शौहरों के हाथों माओं के सीने पे चढ़ के तमाचे देना शुरू कर दें, तो सदफ क़यामत आ चुकी है। मुझे और आपको एहसास नहीं हो रहा कि हम क़यामत से भी गुजर गए और हमें क़यामत का एहसास नहीं हुआ। बिलाल कुतुब साहब, जो आपने बात फरमाई बिल्कुल दुरुस्त फरमाई, और देखने वालों के लिए ये बातें सबक आमूज हैं कि किस तरह से अपने वालिदैन के साथ रवैया रखना चाहिए। यकीनन इस वाक़े ने, इस वीडियो ने तमाम दिल दहला कर रखे हैं, और ये सिर्फ दिल दहलाने के लिए नहीं, ये वाक़या सबक हासिल करने के लिए भी है। बिलाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। मुस्लिम लीग नून के बाद अब पीपल्स पार्टी ने भी चेयरमैन नैब से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पार्टी चेयरमैन बिलावल जरदारी ने कहा कि कल तक जो बात हम कहते थे वही बातें अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब के कायम रहने का कोई जवाब नहीं रहा। उन्होंने नैब को खत्म करने और तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से नई कानून साजी का भी मुतालबा किया। बिलावल जरदारी ने ईद के बाद सियासी माहौल गर्म होने का इशारा भी दे दिया। बोले, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर काम शुरू कर दिया गया है। शहबाज शरीफ की सेहत याबी के बाद APC तलब की जाएगी, और उनका यह भी कहना था कि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और इस पर गैर तरबियत याफ्ता लोग हुकूमत कर रहे हैं। अगर पंजाब की ज़राअत को नुकसान होगा तो पूरे पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी पर इसका असर होगा।
उन्होंने ये भी मजीद कहा कि जो वजीर आला पूछता है कि कोरोना कैसे काटता है तो सूबे का हाल यही होगा। कहा जा रहा था कि ज़रूरी इमरजेंसी लगाई जाएगी मगर किसानों को इमरजेंसी में पहुंचा दिया गया है। विफाक और पंजाब हुकूमत ने लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। पीटीआई वाले करप्शन फ्री पाकिस्तान लाने का कह रहे थे, तो क्या आज पाकिस्तान करप्शन फ्री है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का कहना है कि पीटीआई हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत है, तो उनको लाने का क्या फायदा? चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने यह कहा कि हम तो कहते रहे हैं कि पंजाब में करप्शन और जादू हो रहा है, लेकिन अब तो पीटीआई रहनुमा भी मानते हैं कि पंजाब में करप्शन हो रही है। इमरान खान का किचन चलाने के लिए भी करप्शन की जा रही है। उनकी गुफ्तगू आपको सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी ये बात कह रही है। इस ऑर्डर में जो एहतसाब नैब का हो रहा है, हमारा एस्टेब्लिशमेंट का हो रहा है, हमारे कठपुतली सियासी जमातों का हो रहा है। मेरा हमेशा का मौक़िफ़ रहा है कि ये काला कानून है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नैब को ख़त्म करे, बंद करे। सिलेक्टेड से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और पूरा पाकिस्तान को चलाने की कोशिश कर रहे हो, इसका नतीजा आपके सामने। हमने ये सोचा कि बेस्ट होगा अगर शहबाज शरीफ साहब जो है खुद इस APC का लीडरशिप करे। जहाँ तक ऑप्शंस जो हैं, चाहे वो एहतजाज का ऑप्शन हो, चाहे वो इंतखाबात के पे भी जो बहस होना चाहिए या इन हाउस पे जो बहस होना चाहिए, सारे के सारे फैसले APC में हो ही सकते हैं। हम नहीं चाहते ऐसे सूरत हाल बनाए पाकिस्तान में कि हमें मजबूर हो के कोविड के दौरान एहतजाज करना पड़े। सदाकत अली अब्बासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं, जबकि सहर कामरान पीपल्स पार्टी से मेरा साथ देंगी। सदाकत अली अब्बासी साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि हम तो कहते रहे कि पंजाब में करप्शन और जादू हो रहा है, लेकिन अब तो पीटीआई रहनुमा भी ये मानते हैं कि पंजाब में करप्शन हो रही है। ऐसा ही है, मान रहे हैं पीटीआई रहनुमा के पंजाब में करप्शन हो रही है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, करप्शन के मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं। एक तो नीचे लेवल की करप्शन है, जहाँ पटवारी या पुलिस या छोटे मुलाजमीन की करप्शन है। वो जाहिर है उसका एक खौफ तो है, कम हुई है, लेकिन वो शायद हम ख़त्म करने में अभी तक कामयाब नहीं हुए। एक ही करप्शन जो वज़ीर आज़म या पार्टी के चेयरमैन, वहाँ से करप्शन शुरू होती थी, जैसे बिलावल साहब पे है कि चाहे वो अनवर मजीद हो, डॉक्टर आसिम हो, अयान अली हो, इनकी सारी की करप्शन की कहानियाँ जाके बिलावल साहब के घर तक जाती थी। चाहे वो पाक लैंड का केस हो, ये प्रॉपर्टी के कब्ज़ों के केसेस हों, तो ये जाके वज़ीर आज़म हाउस और पार्टी चेयरमैन के घरों तक जाती थी। अल्लाह ताला का फजल करम है कि इमरान खान साहब के आने से वो करप्शन ख़त्म होगी। वज़रा के हद तक अगर किसी पे कोई इल्ज़ाम आया तो फौरी एक्शन हुआ, वजारत चली गई, कईयों के केसेस बन गए। हाँ, नीचे लेवल पे करप्शन है, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि बिलावल साहब भी करप्शन को एक बड़ी बीमारी समझते हैं। मेरा ख्याल है इससे पाकिस्तान में अच्छे होने की उम्मीद बनती है। और इस बार करप्शन के हवाले से उनकी नजर पंजाब पे है। सैर कामरान साहिबा, पीपल्स पार्टी सूबाई वसाइल पर हाथ साफ करती रही है, लेकिन हम करप्शन का हिसाब लेंगे और सियासी शरारतों का भरपूर जवाब देंगे, ये आज मुराद सईद साहब ने बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रद्द-ए-अमल दिया। कौन सी सियासी शरारतें पीपल्स पार्टी कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्रा, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि मुराद सईद अपना जो है वो कद देखें। वो उनको अच्छा नहीं लगता कि क्यों खाइफ हैं इमरान खान अहमद न्याजी साहब कि वो हमारे चेयरमैन का सामना नहीं कर सकते। बार बार चैलेंज करने के बाद भी आने से घबराते हैं। एक ऐसे शख्स का इंतखाब करते हैं जिसकी गुफ्तगू में तहजीब नहीं है, जिसकी सोच जो है वो आलूदा है, जो कि बातचीत करता है तो वो काबिल एतराज़ होती है। देखिए, बात यह है, आपने अगर जवाब देना है दलाइल का तो दलाइल से जवाब दें। ये जो इल्ज़ाम तराशी की सियासत है, मेरे ख्याल में इसके दफन होने का वक्त आ गया है। आप ये देखें कि कल के जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो रिमार्क्स हैं, वो इनकी आंखें खोलने के लिए काफी होने चाहिए। हम यकीनन एहतसाब को वेलकम करते अगर हमें एहतसाब होता हुआ नजर आता। आप मुझे ये बताइए कि आपने आपको ये लग रहा है एहतसाब नहीं हो रहा? देखें, एहतसाब नहीं है, ये इंतकाम है। ऑपोजिशन लीडर्स को बगैर, कल जो एक ऑब्जर्वेशन है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जो है बगैर केस, बगैर शवाहिद, बगैर जो है वो पर्दे जुर्म आयद किए बगैर आप 6-6, 10-10, 8-8 साल जो है ना, 10-10 महीने और साल आप जो है ना गिरफ्तार रखते हैं अपोजिशन रहनुमाओं को, और आप कुछ भी जो है वो प्रूव नहीं कर पाते। सिर्फ होता क्या है, स्टेट अथॉरिटी, आपके स्टेट रिसोर्सेस,
आपका मनसब इस्तेमाल करके आप करते हैं इल्जाम तराशी। मैं समझती हूँ ये भी एक करप्शन है। जब आप मुल्क के वसाइल का गलत इस्तेमाल करें तो वो भी करप्शन है। तो ये आपको अगर तो हमें एहतसाब नजर आता तो आप बताएं, बीआरटी के मंसूबे पे एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है, क्यों नहीं उस पर पेशरफ हुई? फॉरेन फंडिंग केस है, उस पर क्यों पेशरफ नहीं हुई? इतने जो है ये ऑफशोर कंपनीज जो हैं इनके फैसल वाडा के, जुल्फी बुखारी के, उनके ऊपर क्यों पेशरफ नहीं हुई? अभी आप ये देखें, इनके ये भी सामने खुलकर आ गए, नेशनलिटीज भी, इनके असासे भी, इनके बैंक अकाउंट भी, ये अपने जो है सही कीमत भी उसकी नहीं बताते अपने। लेकिन सैर कामरान साहबा, वो तो उन्होंने खुद फहरिस्त जारी की ना, हर लेवल पर है, वो तो खुद सामने रखे। जी बताइए। देखें बात ये भी एक ढकोसला है ना। देखें आप अगर फरेब करेंगे, शोबदाबाजी करेंगे, आपकी अगर जो है स्ट्रेटेजी ये है कि आप जो है अगर देखें कि आपके जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, जो आपके एडवाइजर्स हैं, उनके असासों पे बात उठ रही है तो एक सहाफी उठा लिया जाए। देखिए ये तरीकेकार गलत है। अगर आप ये देखें कि आपके माफियाज पे बात हो रही है तो बिलावल भुट्टो जरदारी को एक जो है वो एहसानुल्लाह एहसान जो है नमूदार होकर एक धमकिया में ट्वीट भेज दे। देखें वो आपके बच्चों का कातिल है, एपीएस के बच्चों का कातिल है, पूरी मुल्क का, पूरी कंट्री का एक नेशनल नैरेटिव, एक दहशतगर्दी के खिलाफ आपने दोबारा दहशतगर्दी को हवा देनी शुरू कर दी है। दिन दहाड़े इस्लामाबाद में G6 में एक शख्स अगवा हो जाता है। आप ये देखें कि एक पार्टी के चेयरमैन को, जिसकी आप लीडर को शहीद कर चुके हैं पिंडी में, उसको एहसानुल्लाह एहसान ट्वीट भेजता है। ये कहाँ है हुकूमत? मुझे बताएंगे हुकूमत कहाँ है? बिल्कुल मैं पूछ लेती हूँ सदाकत अली अब्बासी साहब से। ये सही सदाकत साहब, सहर कामरान साहबा पूछ रही हैं कहाँ है हुकूमत, इतना सब हो रहा है। और दूसरा जो मेरा सवाल आपसे वो ये है कि ज्वाइंट ऑपोजिशन कमेटी बनने जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अपोजिशन अब असेंबली के अंदर भी बड़ी सीरियस कानून साजी करने जा रही है। कोई प्रेशर महसूस कर रहे हैं आप अपोजिशन के इस तरह इकट्ठे होने से? देखिए पहले तो मोहतरमा ने ये कहा कि जी कल का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है नैब के खिलाफ, इनको शायद पता ही नहीं है कि नैब हुकूमत के अंडर नहीं है और वो ऑटोनोमस इदारा है, आइनी इदारा है। और दूसरी बात, जितनी उसमें खामियां हैं इनको शायद ये भी नहीं पता कि ये जो ख्वाजा साद रफीक का केस है ये हमारे दौर का नहीं है, नवाज शरीफ साहब के दौर का है, जिस पे ये रिमार्क्स आए। अब इन्होंने ताने दिए हैं स्पेशल असिस्टेंट्स के, तो इनको ये भी नहीं पता कि ये इमरान खान ने ये बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लिया। इससे पहले आपने, जरदारी साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने हमेशा ये स्पेशल असिस्टेंट रखे, इनके कभी एहसासे शो नहीं किए। ये भी क्रेडिट इमरान खान को जाता है कि हम एहसासे शो कर रहे हैं, आपको बोलने का मौका दे रहे हैं। ये है शफाफियत, ये है ट्रांसपेरेंसी, ये है वो बात नया पाकिस्तान जो आपको नजर आ रहा है। अब ऑपोजिशन जो है वो बेचारी, क्या ऑपोजिशन, बिलावल साहब जो चीख रहे हैं इसलिए चीख रहे हैं कि उनके वालिद साहब फंसे हुए हैं, चोर मचाए शोर वाली बात है। अगर एक बंदा पे 1.5 दर्जन केसेस है चोरी के, अरबों की चोरी के, और वो अगर कहे कि मैं नैब को बंद कर दूंगा, तो जाहिर है जितने मुजरिम है पाकिस्तान में वो यही कहेंगे कि थाने बंद कर दें, ये पुलिस जुल्म करती है, ये हमें अरेस्ट क्यों करती है, अदालतें बंद कर दें और ये जेलें बंद कर दें, हमें खुला छोड़ें, हम लूट मार करें। तो बिलावल साहब की इस ख्वाहिश को तो कोई नहीं मान सकता। बाकी ये एहसानुल्लाह एहसान की बात करके क्या बचगाना बात है। एहसानुल्लाह एहसान ने ट्वीट कर दिया तो उसके क्या हमारी जिम्मेदारी है? ठीक है, आप कोई दरख्वास्त दें, किसी थाने में जाके करें, कोई सबूत दें। ट्विटर का क्या पता चलता है किस पे कौन ट्वीट कर रहा है? तो अगर एहसानुल्लाह एहसान का कोई सबूत है, कोई कॉल आई है, तो जरूर रियासती इदारे एक्शन करेंगे। तो ये एहसानुल्लाह एहसान के बयान के पीछे छुप के बिलावल साहब हीरो बने, इसकी बजाय मेरे भाई सिंध कराची डूबा हुआ है बारिश में, उसको निकालें। सिंध में बच्चे मर रहे हैं, कुत्ते काटे की दवाई नहीं है, एड्स फैली हुई है, गंदम चोरी हो रही है, आटा नहीं मिल रहा, तो वो करें, ये आपका काम है। हम पे जरूर तनकीद करें। अगर हमारा कोई ऑपोजिशन, हमारे यहाँ कोई करप्शन हो रही है तो बिलावल साहब का राइट है वो तनकीद करें, लेकिन पहले वो अयान अली का, वो अनवर मजीद का, वो ओमनी ग्रुप का, जहां से उनको पैसे आते रहे, उनका हिसाब दें। डॉक्टर आसम का हिसाब दें, शरजील मेमन का, खुर्शीद शाह का, और अभी जो फैसल सखी भट्ट के पता नहीं कितने हजार कनाल जमीन इनका फ्रंटमैन के तौर पे लेता रहा। चलिए सदाकत साहब, एक फहरिस्त आपने गिनवा दी, एक फहरिस्त सहर कामरान साहबा ने गिनवा दी। सहर साहबा, अब ये जो चेयरमैन नैब का मुतालबा है, नून लीग भी यही कह रही है, पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है कि चेयरमैन नैब को हटा देना चाहिए। ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर लगाया। अब जो चेयरमैन नैब आएगा, अगर ये मुस्तकिल है तो लाजमी तौर पर वो पीटीआई और अपोजिशन से मुशावरत करके लगाया जाएगा, तब ज्यादा खतरा नहीं होगा? तब आप लोग ज्यादा नहीं कहेंगे कि अब सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है?
बात की सिद्रा, पहली बात है कि नैब जो है वो है ही काला कानून, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरी बात ये कहूंगी कि आप ये देखें कि हो क्या रहा है आज। फर्क सिर्फ ये है कि आज काले कानून को मजीद काला बनाया गया। लेकिन ये कानून तो तब भी था जब आपकी हुकूमत थी, आपका बनाया हुआ कानून था, आप लोग खत्म कर देते। नून लीग का दौर आया, नून लीग खत्म कर देती। तहम्मुल से बात सुनी है, अगर मुझे भी बात मुकम्मल करने दें। जी, मैं बीच में नहीं बोली हूँ, आप मुझे बात देखिए। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है आज नेशनल ब्लैकमेलिंग ब्यूरो बन गया है। अगर और उसकी वजूहत क्या है? आप क्या तारीख से इस बात को खुरद सकती हैं कि जब नैब के चेयरमैन ने इस बात का जिक्र किया कि हुकूमती वुज़रा के खिलाफ केसेस खड़े करूंगा तो ये हुकूमत गिर जाएगी, वो खातून वाला स्कैंडल आ गया, उनको ब्लैकमेल किया गया, उनको एक रबर स्टैम्प बना के उनसे अपोजिशन के खिलाफ जो है वो इंतकामी कार्रवाइयां कराई जा रही हैं। कि जितने नाम ले रहे हैं सदाकत अब्बासी से, देखें ये कंटेनर से शुरू हुए, ये इमरान खान अहमद न्याजी उस वक्त से शुरू हुए जब उन्होंने इमलाक पे हमला किया, जब उन्होंने कहा हुंडी से पैसा भेजें। आज इन्होंने 2 साल बरसर इक़्तिदार रह के पाकिस्तान के हर इदारे को तबाह बर्बाद कर दिया। मईशत हो, खारजा पॉलिसी हो, कश्मीर हो, हर इशू को आप ये देखें कि जो भी इन्होंने पीआईए का हाल किया। आप ये बोले कि जी वजीर बरतरफ, मैं तो कहती हूँ भाई रिकवरी करें। आप ये बताएं कि आपका कौमी नुकसान कैसा हुआ। एक ऐसा शख्स जिसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान का टूरिस्ट कौन सा डेस्टिनेशन अच्छा है, वो पीटीटीसी के होटल बेचने के लिए तैयार है। आपने पीटीवी के लिए आप फीस बढ़ाने की बात करते हैं, आप अपने मनपसंद लोग जो है वहां पे बढ़ती करते हैं। आपकी करप्शन की कहां बात करें आप? बिलियन ट्री सुनामी को आप जो बात कर रहे हैं, मैं कहती हूँ आप मियाँ वाली का पानी देखें। देखिए सिंध के अंदर तो जो तरक्की हुई है उसके लिए आपको सिंध का विजिट करना पड़ेगा। आज थर के अंदर जो है जिस तरीके से जो है डेवलपमेंट हुई है वो आप देखेंगे तो आप जो है मैं समझती हूँ कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आज सिंध का जो हेड का जो स्ट्रक्चर है, आज जो सिंध ने इकदाम किए उसकी आलमी तौर पर जो है ना उसकी पजीराई हो रही है, ये नजर आता है। आपने क्या किया? हाँ आपने बिल्कुल किया। आपने टाइगर फोर्स बनाई, आप टाइगर फोर्स आपने अपने मन पसंद जो है लोग लाके। सैयद साहबा आपने हालिया बारिशें देखी, फिरती है सिर्फ 30 मिलीमीटर की बारिश और पूरा कराची डूब गया। सैयद साहबा देखिए बात ये है कि कराची का तो समझ में आता है ना कि बहुत सारे इलाके सतह समंदर से नीचे हैं, ठीक है। ये पीपल्स पार्टी ने नहीं किए। एक आपकी ज्योग्राफी की हैसियत भी होती है। मुझे बताएं मियाँ वाली में आप क्या कह रही हैं? समंदर है, मुझे आप बताएं केपी में कौन सी सतह समंदर है, मुझे आप ये बताएं इनके समंदर से पानी वापस आ गया। मुझे बताएं कि इनके 48 डॉक्टर्स क्यों रिजाइन कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि इनकी टाइगर फोर्स क्यों दंदनाती हुई डॉक्टरों की इज्जतें उछाल रही है। मुझे ये बताएं कि इन्होंने क्या हाल किया ब्यूरोक्रेसी का। मुझे ये बताएं कि इन्होंने क्या सौदा किया है कश्मीर के ऊपर। मुझे ये बताएं कि इनकी दौरे हुकूमत में एहसानुल्लाह एहसान हमारे बच्चों का कातिल एक मुजरिम दहशतगर्द कैसे फरार होता है। मुझे ये बताएं कि इमरान खान अहमद न्याजी एक टेररिस्ट को शहीद कैसे कहते हैं। मुझे बताएं कि दहशतगर्दी का नासूर जो है दोबारा क्यों पनप रहा है। सैयद कामरान साहबा आपका पॉइंट आ गया। सदाकत अली अब्बासी साहब आप लाजमी बात है इसका जवाब देंगे, लेकिन एक सवाल जो मैं आपसे ये करना चाहती हूँ ये कि पंजाब को तनकीद का निशाना बुज़दार साहब के हवाले से ज्यादा बनाया जाता है। बुज़दार साहब को डिफेंड करने के लिए आप भी यहाँ पर हैं, पूरी पीटीआई है, हत्ता कि खान साहब खुद भी उनको डिफेंड करते हैं। बुज़दार साहब क्यों खुद अपने आप का डिफेंस नहीं कर सकते? वो वजीर आला है, वो खुद क्यों नहीं जवाब दे देते इन सबको? देखें दो बातें, एक तो ये है कि ये जो बारिश वाली बात है, बिलावल साहब की मशहूर एक कहावत है कि जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। इस दफा ज्यादा बारिश आया कराची में भी और लाहौर में भी। लाहौर तो नहीं डूबा, उन्होंने तो पानी स्टोर करके तो उसको रीयूज करेंगे। कराची डूब गया। अब बात करने देना, कराची डूब गया। कराची में ज्यादा बारिश तो नहीं हुई, 13 साल की हुकूमत है, 40 मिलीमीटर बारिश हुई बस। जी मैं कह रहा हूँ वो ये 13 साल की हुकूमत है और यहाँ 22 महीने की हुकूमत है। यहाँ जब पहले बारिश होती थी तो शहबाज शरीफ साहब लंबे बूट पहन के आ जाते थे, जिस तरह अभी वो मुराद अली शाह करते हैं। ये मेरी बहन बता रही थी कि हमने कंटेनर पे चढ़े हुए हैं और हम इल्जाम लगाई जा रहे हैं। मेरी बहन को बताना है कि ये आईनी इदारा है नैब, ये सारे उसके स्टैब्लिश केसेस हैं। ये अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद, ये डॉक्टर आसम, ये अयान अली, ये मैंने कोई रटे हुए नहीं आपकी तरह, ये स्टैब्लिश ऑटोनमस इदारों के केसेस हैं जिनकी फाइलें भरी पड़ी हैं और अदालतों में केसेस चल रहे हैं। जो आप कहानियां गिन रहे हैं उनका कोई सबूत नहीं है। तो अगर आपको ये एक दुख है कि इमरान खान ने क्यों एक 10 लाख वॉलंटियर्स इकट्ठे कर लिए तो उसको आप कहें उनको कोई खर्चा नहीं आ रहा। वॉलंटियर है इमरान खान ने। जरा
जी जी, देखें दो बातें हैं। आपको नजर आया था कि कोविड आया, कोरोना आया, तो सिंध देख लें और पंजाब देख लें। आज अल्लाह ताला के फजल करम से पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन लगा और पंजाब के अस्पतालों में रश खत्म हो गया। अब्बासी साहब, सब कुछ है पंजाब में, सब कुछ हो रहा है, बेहतरीन परफॉर्मेंस हो रही है, लेकिन इसका जवाब वो खुद देना गुलजार साहब। देखें, अगर इनको यह ख्याल है कि तकरीर करना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना अगर आपका कोई मेयार है तो हो सकता है बुज़दार उस साहब ना हो। शहबाज शरीफ साहब टेढ़ी टोपी पहन के और टाई लगा के आते हैं, उस तरह का उनकी ड्रेसिंग ना हो, और मुराद अली शाह साहब अंग्रेजी और उर्दू मिक्स करके बोलते हैं। ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट का असूल नहीं है। नहीं, वो पंजाब के वजीर आला हैं, अगर वो पंजाब में आकर लोगों से बात करेंगे सामने तो लाजमी बात है लोगों का एतमाद उनके ऊपर ज्यादा बहाल होगा। सदाकत अली अब्बासी साहब आप साथ मौजूद थे, सहर कामरान साहिबा, आपने आप दोनों का शुक्रिया। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काबिल एतराज मवाद का नोटिस ले लिया है। जस्टिस काजी अमीन ने सख्त रिमार्क्स दिए हैं, कहा है कि यूट्यूब पर कोई चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है, फौज, अदलिया और हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है, तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं और आखिर इसका इख्तिताम तो होना है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान में यूट्यूब बंद करने का इंदिया भी दे दिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब ने मुझे ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। फवाद साहब, दुनिया जितना डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, हमारे यहाँ एक के बाद एक ऐप बंद की जा रही है, सोशल वर्ल्ड को बंद कर देने का एक वाहिद हल है इस मसले का? देखें जी, सबसे पहले बात यह है कि जो लोग भी ये फैसला कर रहे हैं, चाहे पीटीए के लोग हैं, चाहे जुडिशरी में जो है कुछ इस तरह का एक रद्द अमल है, वो बिल्कुल ये बात वाज़ेह तौर पर समझ लें कि ये मुमकिन नहीं होगा। उससे आप सवाए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के कुछ और हासिल नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह यह है कि ये जो सेंसरशिप्स हैं, जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, वैसे इररेलेवेंट हो जाएंगी और इसके नतीजे में पाकिस्तान को पहले भी बहुत नुकसान हुआ है, आइंदा भी बहुत नुकसान होगा। पहले नुकसान क्या हुआ है, कोई बड़ी कंपनी पाकिस्तान में दफ्तर खोलने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे हम इतना खर्चा करें, यहाँ पे आए और उसके बाद आप बैन कर दें, तो फिर हम क्यों खर्चा यहाँ करें। इससे पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी इस रवैये से। इससे जो पाकिस्तान में बच्चे, पाकिस्तान इस वक्त चौथा बड़ा दुनिया का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर है, लेकिन आप देखिए फॉर एग्जांपल वीडियो गेम्स है, वीडियो गेम्स में आपने पबजी बैन कर दिया है, लेकिन वीडियो गेम इंडस्ट्री बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है, पाकिस्तान का उसमें हिस्सा ही नहीं है। तो जब तक हम अपने ये जो 16, 17, 18 साल के जो बच्चे हैं, हमारे 20 साल के बच्चे हैं, इनको डेवलपमेंट फेज में आना है, इनको ये चीजें बनानी है, करनी है, और अभी से अगर आप इस तरह का रवैया इख्तियार करेंगे, चीजें बैन करते जाएंगे, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम है बैन की वो बढ़ती जाएगी और हमारे और अल्टीमेटली सिवाय इसके कि हम अपना नुकसान करें, किसी को कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा फवाद साहब, पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी लोग मुख्तलिफ ऐप्स के जरिए पैसे कमा रहे हैं और जरिया मुआश बंद हो जाने से आप नहीं समझते कि दीगर मसाइल में इजाफा हो जाएगा? देखें, पहले ही कोविड से पहले भी बहुत जो हमारा बिजनेस है वो शिफ्ट हो रहा था डिजिटल के ऊपर, और अब तो और ज्यादा इन्हिसार जो है वो बढ़ गया है। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि जो यूट्यूब है उसके ऊपर बहुत लोग जो हैं, अगरचे एक तरफ फॉर एग्जांपल अगर आप सहाफियों को ही लें, बहुत सारे सहाफी जो हैं वो बेरोजगार हुए जब टेलीविजन ने उनको फारिग किया या अखबारों ने उनको फारिग किया, लेकिन वो पैसे बनाना शुरू हो गए यूट्यूब पे अपने चैनल्स बना के। अगर आप यूट्यूब को बंद कर दें, अगर आप ये जो बाकी ऐप्स हैं उनको बंद कर दें, तो फिर आप ये लोग जो हैं वो किधर जाएंगे? होता ये है कि ये तो इंटरनेट जो है ये तो लाइब्रेरी की तरह है, इसके अंदर हर किस्म की किताबें हैं। अब अगर आप खुद कोई बुरी किताब पढ़ना चाहते हैं तो आपको रोका तो नहीं, उसके लिए हम लाइब्रेरी तो नहीं बंद कर सकते। फवाद साहब, आखिर में ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पर आने वाले काबिल एतराज मवाद को कंट्रोल करने के लिए क्या होना चाहिए और इस सिलसिले में क्या इकदाम होने चाहिए? देखिए, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो मेन बड़ी कंपनीज हैं ये पाकिस्तान में अपने ऑफिसेज खोलें। अब जब आप यूट्यूब को अगर आप कहें कि डरा के कर लेंगे या फलाने को आप फेसबुक को डरा के कर लेंगे, तो ये तो नहीं होता। ये तो आपको इन कंपनीज के साथ मिलके एक हिकमत अमली बनानी है और इनका कंटेंट जो है वो भी फॉर एग्जांपल कुछ तो दुनिया की मोरालिटी है। मसलन जो अगर आप बात करें कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, वो पूरी दुनिया में ही जो है वो ऑफेंस है, तो यहाँ पर भी जाहिर है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और बाकी भी जो आपको लगता है कि जो चीजें हैं जो कि बैन होनी चाहिए, वो आपको इन कंपनीज के साथ मिल करके अपनी हिकमत अमली बनानी है। अगर आप कहेंगे कि बैन से ही हम हर चीज हल कर लेंगे, तो फिर आप बहुत बड़ी गलती करें।
फवाद चौधरी साहब, आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। नाजरीन, एक ब्रेक और थर की कहानी बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। गुज़श्ता चंद साल से मुल्क में खुदकुशी के रुझान में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है और सूबा सिंध में खुदकुशियों की शरह सबसे ज्यादा है। गुज़श्ता 5 सालों में 1300 से ज्यादा अफराद खुदकुशी कर चुके हैं। सिर्फ उमरकोट, मीरपुर खास और थरपारकर में 646 वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। खासकर थर में इस रुझान में जो इजाफा हुआ है वो इंतहाई तशवीशनाक है, जहाँ गुज़श्ता 6 माह में 37 अफराद ने अपनी जिंदगी का खात्मा किया। ज्यादातर वाक़यात का सबब बेरोजगारी, माली बदहाली, घरेलू तशद्दुद और नाचाकी है। खुदकुशी करने वालों में ज्यादातर तादाद नौजवान और ख़वातीन की है। अक्सरियत की उम्रें 21 से 30 साल के दरमियान हैं। नौजवान जो सूबे का मुस्तकबिल हैं, मौत को क्यों गले लगा रही हैं, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ समाजी कारकुन अली अकबर साहब मौजूद हैं, जबकि सेनेटर कृष्णा कुमारी ने भी मुझे किया है। अली अकबर साहब, सबसे पहले तो मैं ये वजूहात जानना चाहूंगी कि क्यों इतनी बड़ी तादाद में खुदकुशियों का रुझान बढ़ रहा है और खासकर इन स्पेसिफिक एरियाज में। जी, थरपारकर के हवाले से जो कन्वेंशनल लाइवलीहुड रिसोर्सेज हैं वो श्रिंक हुए हैं, कम हुए हैं, खासतर जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं और फिर जो बढ़ती आबादी है। और ख़ास तौर पे जो नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उसको वहाँ के लोकल आबादी है वो उसको हासिल नहीं कर पा रहे या कम शेयर मिल रहा है। तो नतीजे में जो बदहाली है उसकी एक शक्ल, एक इंडिकेटर जो है वो जैसे आपने जिक्र किया कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़ाहिर तौर पे दिखाई देती है, उसमें जो है घरेलू तशद्दुद नज़र आता है, लेकिन उसके पीछे जो है जो रूट काज है वो लोगों के पास सर्वाइवल के रिसोर्सेज हैं वो कम हैं और नतीजे में लोगों ने फरार का ये रास्ता अख्तियार किया है कि सुसाइड कमिट कर रहे हैं थरपारकर के हवाले से। अली अकबर साहब, आप साथ ही रहिए। कृष्णा कुमारी साहबा, ये जो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद है ये खुदकुशी का रुझान, सर्वाइवल के रिसोर्सेज, बेरोजगारी, इन तमाम मसाइल के कौन जिम्मेदार हैं और ये मसाइल अगर हल नहीं होते तो इस तरह से खुदकुशियाँ होती रहेंगी, इसको कैसे रोका जाएगा? बिल्कुल, ये इश्यूज़ अपनी जगह पे है, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ थरपारकर में इस तरह के इश्यूज़ हैं। तमाम काफ़ी पूरे पाकिस्तान में ये इश्यूज़ चल रहे हैं और ख़ास करके इसे उमरकोट, जैसे आपने बताया कि उमरकोट, मीरपुर खास, थरपारकर, टंडोलियार या इस ज़िला में कुछ ज़्यादा हैं। उनकी वजह मेरे ख्याल में कुछ यही है कि जो आजकल जो हमारे नौजवान हैं जिनमें बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। तो एक ये वजह है जिसकी वजह से ये छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े होते हैं और उनके आखिरी मतलब फैसला ये होता है उनका कि खुदकशी। लेकिन कृष्णा कुमारी साहबा, ये वजह अपनी जगह, बेरोजगारी जैसे मसले तो है ना, जब घर में खाने को नहीं होगा, फाके होंगे और लोग मजबूर होंगे कि अपनी जिंदगी का खात्मा कर लें, तो इस फैक्टर को तो नहीं डिनाई कर सकती ना आप। नहीं, अगर ऐसी बात होती तो पिछले मतलब 2 साल से तो थरपारकर में ऐसे हालत बिल्कुल नहीं रहे हैं। पिछले साल भी अच्छी खासी बारिशें हुई थी और उनका जो अनाज है वो अभी तक लोगों के घरों में पड़ा हुआ है। तो ये वजह नहीं है और अभी भी काफ़ी बारिशें हुई है, तो ये वजह नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि बेरोज़गारी, वो जो महंगाई का जो तूफ़ान भी जो मुल्क में आया हुआ है, ये एक वजह हम कह सकते हैं कि यह वजह होगी। क्योंकि अब चीनी लेने जाओ तो वो 100 रुपये किलो आपको चीनी मिलती है। तो हर चीज़ को आसमान को छू रहे हैं रेट्स। तो एक गरीब आवाम वो मतलब कहाँ तक वो करेगा? अपने जो गंदम बेच के या अपनी जो माल मवेशी है वो बेच के उसका वो गुजारा उस पर कर रहे हैं। तो ये वजह है। और दूसरी एक जो छोटी उम्र में शादियां होती थी, ये भी एक वजह है जिस पे हम लोग सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है। सिंध पुलिस भी इसके हमारे साथ मिलके वो भी हम लोग इस पे अवेयरनेस पे इस पे काम कर रहे हैं। और जो हमारी यूथ है उनको भी हमने इस पे अवेयरनेस पे लगाया हुआ है कि जो लोकल वहाँ एरिया के हैं उनको उसी एरिया में इस तरह की जो लोकल छोटी कम्युनिटी के साथ गैदरिंग करें, जो इस तरह के जो उसको अवेयरनेस दे। तो इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। अली अकबर साहब, जिस तरह से कृष्णा कुमारी साहबा कह रही हैं कि 2 साल से हालात ऐसे नहीं हैं और बेरोजगारी नहीं, महंगाई एक बड़ी वजह हो सकती है खुदकुशी का। थर जैसा पुरसुकून इलाका जहां पर शहरों जैसा प्रेशर भी नहीं है और शहरों जैसा माहौल भी नहीं है,
वहाँ पर खुदकुशियों का इतनी बड़ी तादाद में रुझान, क्या यही वजह काफ़ी है या इसके अलावा दीगर मसाइल भी इसकी वजह हैं? जो वजह वजूहात हैं वो डिफरेंट हैं और जो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस है, मेंटल डिसऑर्डर है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, जो घरेलू तशद्दुद के बाद उसके अंदर जो सेपरेशन हो जाती है। देयर आर सो मेनी रीजंस। अब उसके अंदर जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है और सोशल एस्पेक्ट है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर मैं सोशल एस्पेक्ट बताऊं तो थर्म में जो कम्युनिकेशन के ज़राए थे या लोगों का एक्सपोजर था वो लिमिटेड था और जो 2000 के बाद जो है वो एक्सपोजर ज़्यादा मिला है और अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा आई हैं, लेकिन वो लोकल लोग ट्रैप नहीं कर पा रहे। मैं उसकी मिसाल दूं कि SDGs के हवाले से इस्लामकोट तहसील को मॉडल तहसील बनाने के लिए काम हो रहा है। वहाँ कारपोरेट सेक्टर भी बड़े दावे कर रहा है, लेकिन जो सुसाइड रेट का परसेंटेज निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है वो इस्लामकोट तहसील में रिकॉर्ड हुए हैं। मिसाल के तौर पे 2019 में 18 लोगों ने वहाँ जो है इस्लामकोट तहसील के रहवासी हैं, उन्होंने खुदकशी की है। जो अगर हम पूरे साल में जो खुदकशियाँ हैं उसका अगर हम परसेंटेज निकालें वो 25% होता है। जबकि इस्लामकोट तहसील की जो आबादी है वो उसका हम परसेंट देखें पूरे थरपारकर के अंदर तो वो जो है बहुत कम है, मतलब 14% पॉपुलेशन है, लेकिन 25% जो है वो खुदकशी का रेशो है। इस तरह से इस साल जो है वो 12 केसेस इस वक्त तक इस्लामकोट तहसील में हो चुके हैं और वो अगर हम टोटल खुदकशी का रेशो निकालें वो 32% है, जो कि बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। और नो डाउट वहाँ कारपोरेट सेक्टर आया है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। वो SDGs के हवाले मॉडल तहसील बनाने के दावे हो रहे हैं। मीडिया में आपको जो चीज़ें नज़र आएंगी बड़ी अच्छी पिक्चर नज़र आती है इस्लामकोट की, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज ये नहीं है। और मैं फिर कहता हूँ कि जो लोकल लोग हैं उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, जो नई आ रही हैं, उनमें उनको शेयर कम मिल रहा है और उनकी कैपेबिलिटी का भी इशू हो सकता है। उनकी जो पॉवर्टी की मुख्तलिफ अशकाल है, उसमें एक पॉवर्टी ऑफ इंफॉर्मेशन भी है। उनको पता ही नहीं है कि हमारे नाम पे या हमारे इलाके में कुछ प्रोजेक्ट्स या चीज़ें आ रही हैं, तो ये भी फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन ये बड़ा इंटीग्रेटेड है और उस पर काम करने की ज़रूरत है। और फिर जो एक इंडिकेटर है वो बता रहा है कि एक बड़ी पॉपुलेशन जो 1.7 मिलियन है और इस बैकवर्ड एरिया में उसके लिए जो अगर इस तरह केसेस होते हैं उसको डील करने की, जैसे साइकियाट्रिस्ट हैं और बाकी लोग हैं जो इसको कम करने में मदद करें, उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। कृष्णा कुमारी साहब, सारी गुफ्तगू आपने सुनी, सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं है जितनी आप कह रही हैं और आप ये भी कह रही हैं कि पब्लिक अवेयरनेस के लिए हम वहाँ पर काम कर रहे हैं। पब्लिक अवेयरनेस के अलावा जो लोगों के मसाइल हैं, मुआशी बदहाली जैसा मामला, बेरोजगारी जैसा मामला, खासकर जो यंगस्टर्स खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए हैं, इन हालात से निकलने के लिए आप इसी इलाके से हैं, क्या इक़दाम करें और इस आवाज़ को वाने बाला तक पहुँचाने के लिए इस मामले को क्या करेंगे आप? बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ यंगेस्ट में कर रहे हैं। तमाम परिवार के टाइप के एज के जो लोग हैं वो इसमें इस तरह वो कर रही हैं। लेकिन इसमें एक ये भी है कि इस तरह का भी ये ट्रेंड अभी चल चुका है कि छोटी छोटी बात पे अगर कहीं पड़ोस में खुदकुशी हुई है तो उसको सुन के अगर कोई आपस में थोड़ी लड़ाई झगड़ा होता तो फिर वो जो एक मिनट, आप कह रही हैं कि खुदकुशी एक ट्रेंड बन चुका है, दूसरों को देख के लोग खुदकुशी कर रहे हैं? बिल्कुल एक यह भी बन चुका है, एक यह भी वजह है। और क्योंकि बेरोजगारी को हम देखें तो वहाँ की तो वो इतनी वो नहीं है कि कोई नौकरी पे लगा हुआ था या उसको वो बेरोजगार हो चुका है, या ये वजह नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन यहाँ ये है कि एक बर्दाश्त नहीं है लोगों में, एक ट्रेंड बन चुका है कि लोगों में बर्दाश्त नहीं है, बेरोजगारी के, मुआशी बदहाली के इतने मसाइल नहीं है। और ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई जो आपने कहा है कि खुदकुशी एक ट्रेंड बन चुका है, कोई खुदकुशी करता है तो उसको देख के दूसरा बंदा भी खुदकुशी कर लेता है। कृष्णा कुमारी साहब आप साथ मौजूद थी, अली अकबर साहब आपका शुक्रिया। ना का वक्त खत्म होता है, आपसे मुलाकात होगी कल। इस शो पर अपना फीडबैक दीजिएगा।